Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about water budget equation. In previous class हमने वाटर बजट इक्वेशन को डिस्कस नहीं किया था, हालांकि हमारा टॉपिक वहाँ ये था, बट आज हम इसको डिस्कस करते हैं. When we going to know about water budget equation, first of all we should know what is catchment area. कैचमेंट एरिया एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए. कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, कैचमेंट क्या होता है, ये हम अभी समझते हैं. कैचमेंट एरिया द एरिया ऑफ लैंड. एक लैंड है, उसका एरिया, कौन से लैंड को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया? द एरिया ऑफ लैंड ड्रेनिंग इनटू अ स्ट्रीम और अ वाटर कोर्स at a given location is known as catchment area, and it is also called, हम इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं या ड्रेनेज एरिया भी बोल सकते हैं. और इसी को कहीं कहीं पे क्या बोल देते हैं, इन it is known as watershed, जो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, वाटरशेड हाइड्रोलॉजी. तो यहाँ से वाटरशेड आपका इंट्रोड्यूस हुआ. आज आपने वाटरशेड के बारे में जाने कि वाटरशेड होता क्या है. तो एक एरिया है, जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, उस गांव का पूरा जो रेन वाटर है ना, प्रेसिपिटेशन जो भी होता है, वो एक सिंगल आउटलेट से गांव के बाहर निकल जाता होगा. तो उस पूरे जो लैंड को हम बोलेंगे, उस वो लैंड का जो वाटर है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रीम से बाहर निकल रहा है. तो वो उस लैंड, जो वो लैंड है, उस स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, वो कैचमेंट एरिया हो जाएगा. ठीक है, हम बोलेंगे इस स्ट्रीम का कैचमेंट एरिया क्या है, पूरा का पूरा ये गांव है. ठीक है, ये पूरा विलेज जहां आप रहते हैं. तो इसी को हम बोल देते हैं वाटरशेड. और अभी इसके डिटेल में हम जाते हैं. अब कैचमेंट एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबरिंग एरियाज. अगर ये कैचमेंट एरिया है, हम उसको कैचमेंट एरिया को दूसरे एरिया से कैसे सेपरेट करेंगे? तो कैचमेंट एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज बाय अ रिज कॉल्ड डिवाइड. ठीक है, तो हम कैचमेंट एरिया को इस फिगर के थ्रू समझते हैं. ये जो है, ये हमारा वाटरशेड है. ये पूरा क्या है, वाटरशेड है. यह आपका गांव है, ये विलेज आपका. ठीक है, यहाँ पे जो रिज लाइन दिख रही है, ये रिज लाइन है. मतलब अगर यहाँ रेन फॉल होता है इस एरिया में, तो ये रिज लाइन से जितनी भी रेन इसके इधर होगी, ये बाउंड्री लाइन है, वो सारी की सारी रेन टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, इसका जो स्लोप है, ये अंदर की साइड है. ठीक है, इसका स्लोप ऐसे है, अंदर की साइड ऐसे. तो पूरा का पूरा वाटर कहाँ आएगा, ये पूरा का पूरा वाटर आपके ये रिवर जा रही है सेंटर से इसके. तो और ये क्या है, स्ट्रीम्स है, सब स्ट्रीम्स, या हम बोल दें ट्रिब्यूटरीज हैं. ये ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं. तो यहाँ पे जितना भी वाटर रेनफॉल होगा वो कहाँ आएगा, इधर, यहाँ होगा, इधर इधर. इस एरिया के चारों तरफ जितना भी रेनफॉल होगा वो सब किस पे आएगा, इस ट्रिब्यूटरी पे. और इस ट्रिब्यूटरी से किस पे आएगा, इस रिवर पे. ये सेंट्रल जो लाइन है, ये रिवर है आपकी, ये रिवर इस रिवर पे आएगा. ठीक है, तो इस ट्रिब्यूटरी से सारा का सारा वाटर किस पे आएगा, इस रिवर पे आएगा चारों तरफ से. तो हम किसी भी एरिया का स्टडी करने के लिए उसको ऐसे डिवाइड करके रखते हैं, ताकि हमें उसका स्टडी करने में क्या हो, इजी हो. तो ये हमारा क्या कहलाता है, वाटरशेड कहलाता है, उस पर्टिकुलर एरिया. तो हम एरिया को ऐसे डिवाइड करते हैं ताकि हम जो स्टडी है
कौन कौन सी स्टडी हम, जैसे वेरियस स्टडीज़ हैं, जैसे रिलेटिंग टू हाइड्रोलॉजी, हैं, वाटर रिसोर्सेस ऑफ अ रीजन, कितना वाटर रिसोर्सेस है, क्या हाइड्रोलॉजिक साइकिल है यहाँ की, है ना, वाटर मतलब आउटलेट कौन सा है इसमें, ठीक है। तो इसकी स्टडी करने के लिए हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और इसी को हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं, और इसको हम एक नाम दे देते हैं कि स्टेशन एम या एम कैचमेंट एरिया, ठीक है, या वाटरशेड एरिया। ये रिवर, ये स्टेशन एम वाटरशेड एरिया। तो द कैचमेंट एरिया अफोर्ड्स अ लॉजिकल एंड कन्वीनियंट यूनिट टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स relating to the hydrology and water resources of a region। और इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड। कैचमेंट एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स नेबरिंग एरिया बाय अ रिज कॉल्ड डिवाइड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस कैचमेंट एरिया का हम मेज़र कैसे करेंगे। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर से हम इस कैचमेंट एरिया का एरिया मेजर कर सकते हैं। जैसे हम वाटरशेड की बात करें, किसी भी वाटरशेड की, यहाँ रेन हो रही है और ये क्या है, रिज है। तो यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो वो रेन जब होता है तो क्या होता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है रेन। कुछ रेन का पार्ट जो है वो रेन वाटर इधर जाता है और कुछ रेन वाटर यहाँ पे मूव करता है। तो यहाँ पे हम अगर इसे लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड या वाटरशेड डिवाइड। ये हमारा वाटरशेड को सेपरेट करता है। इस साइड वाला वाटरशेड का हम वाटरशेड ए बोलते हैं या बी बोलते हैं, इस साइड वाले, इस लाइन के इस साइड वाले वाटरशेड को हम कैचमेंट ए या वाटरशेड ए बोलते हैं, यहाँ बी बोलते हैं। अलग अलग हम इस टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा था, ये है कैचमेंट, ये वाटरशेड डिवाइड। जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करा है, ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ करा है, ये वाली, वो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। ये रिज है। इसके इस लाइन के इस तरफ वाली जो वाटरशेड है वो अलग वाटरशेड होगा, इस लाइन के इस तरफ वाला जो वाटरशेड होगा वो अलग वाटरशेड होगा। उसको हम वाटरशेड ए, वाटरशेड बी ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ये ग्राउंड वाटर है, ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये स्ट्रीम है। ये यहाँ से ग्राउंड वाटर लेवल है, ये ग्राउंड वाटर लेवल ये चढ़ा, ये यहाँ से ये राइज हुआ, ये फॉल होने लगा, ये यहाँ। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड वाटर मूवमेंट हो रहा है इस साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो रेन वाटर है ये पर्कुलेट करेगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो ये इन्फिल्ट्रेट हुआ यहाँ से और यहाँ से मूवमेंट हो गया ग्राउंड वाटर का। यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली लाइन जो है, जहाँ से ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है, जो फॉल होना स्टार्ट होता है जस्ट, तो उस पॉइंट पे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द अर्थ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिवाइड। ये क्या था, टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड। ये क्या है लाइन, ये ग्राउंड वाटर डिवाइड, क्योंकि यहाँ से देखो ये एकदम से फॉल होने लगा ग्राउंड वाटर का, ठीक है। ये वाटर टेबल है हमारा। तो एक बार और वाटर सेट को अच्छे से पढ़ लें कि वाटर सेट क्या है, जहाँ पे उस एरिया का सारा जो रेन वाटर है वो एक सिंगल आउटलेट से निकले। एक सिंगल आउटलेट है इस पूरे एरिया का, क्या है, एक सिंगल आउटलेट है ये एम। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक वाटरशेड है। अगर यहाँ पे दो आउटलेट हो जाते इस एरिया में, यहाँ से भी अगर वाटर बाहर निकलने लग जाता तो हम इसको वाटरशेड नहीं मानते। फिर क्या करते, ये जो वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है ये कहीं जाके इससे ज्वाइन होगा, तब हम इस पूरे एरिया को फिर ड्रॉ करते और फिर ये एक वाटरशेड हो जाता। तो मीन्स अगर पूरा का पूरा जो ड्रेन वाटर है एक सिंगल आउटलेट से किसी एरिया से बाहर निकलता है तो वही हमारा वाटरशेड डिफाइन होता है। ओके,
तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द कैचमेंट एरिया इज डिफाइंड एज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ स्ट्रीम और अ सिस्टम of connecting streams such that all the surface runoff originating in the area leave the area in a concentrated flow through a single outlet. कैचमेंट एरिया के बाद अब हम देखते हैं क्या, वाटर बजट इक्वेशन. वाटर बजट इक्वेशन मीन्स कितना वाटर हमारा इनफ्लो किया और कितना आउटफ्लो किया और चेंज इन मास स्टोरेज कितना आया. ठीक है, मतलब हमारे वाटर साइड में कितना वाटर आया, कितनी रेन हुई, ठीक, कितना आउटलेट हुआ, कितना फ्लो है इनफ्लो, कितना आउटफ्लो है और कितना इसने स्टोर करके रखा. स्टोर मीन्स अलग अलग फॉर्म में स्टोरेज होते हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में स्टोरेज होता है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है. ठीक है, तो यदि हम एक टाइम पीरियड ले लें, जब रेन स्टार्ट होती है तो हम एक टाइम पीरियड पे सपोज डेल्टा टी टाइम पीरियड है, तो डेल्टा टी टाइम पीरियड पे हम ये देखेंगे कि कितना वाटर इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ और चेंज इन मास स्टोरेज, उसमें कितना स्टोर करके रखा उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में. तो हम ये ले लेते हैं फॉर अ गिवन प्रॉब्लम एरिया से ए कैचमेंट एरिया इन एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी. द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वाटर इन इट्स वेरियस फेसेस इज रिटन एज. हम कैसे लिखेंगे इसको, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन मास स्टोरेज. जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम मास इनफ्लो, मास आउटफ्लो और चेंज इन मास स्टोरेज को हम किसके टर्म में, या तो वॉल्यूम के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसको डेप्थ के टर्म में मेजर कर सकते हैं. हम इसको किसके टर्म में मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में या डेप्थ के टर्म में. इफ द डेंसिटी of the inflow, outflow and storage volumes are the same. यदि डेंसिटी इनफ्लो की भी उतनी है, आउटफ्लो की भी उतनी है और जो स्टोर हुआ वॉल्यूम वाटर का वो उसकी सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू डेल्टा एस. मतलब कितना चेंज इन मास स्टोरेज हुआ. जहाँ ये क्या है, इनफ्लो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू द प्रॉब्लम एरिया, दिस इज आउटफ्लो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रॉब्लम एरिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. किस टाइम पीरियड पे, डेल्टा टी टाइम पीरियड पे. और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन स्टोरेज ऑफ द वाटर वॉल्यूम ओवर एंड अंडर द गिवन एरिया ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम के टर्म में. अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई कर दें तो ये हमारा इस टाइप से इक्वेशन आता है. In hydrologic calculations, the volumes are often expressed as average depth over the catchment area. हम कैलकुलेशन के पर्पज से क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को किस पे, डेप्थ में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर कितना कैचमेंट एरिया से, कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग डेप्थ में हम कन्वर्ट कर देंगे. अभी हम देखेंगे कैसे डेप्थ में कन्वर्ट करते हैं. तो हम डेप्थ में कन्वर्ट करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. If
द एनुअल स्ट्रीम फ्लो the annual stream flow from a 10 square kilometer catchment is 10 to the power 7 meter cube. It corresponds to a डेप्थ ऑफ, हमको एनुअल स्ट्रीम फ्लो हमें पता है कितना हो रहा है 10⁻⁷ मीटर क्यूब, वॉल्यूम के टर्म में है ये मीटर क्यूब। कैचमेंट एरिया हमारा कितना है 10 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है। तो हम इसको डेप्थ में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे 10⁻⁷ क्या है हमारा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया को हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर में है, तो हम क्या कर देंगे 10 × 10⁶। तो ये क्या आ जाएगा 1 मीटर। किलोमीटर से मीटर में चेंज करते तो आता होगा, किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। तो स्क्वायर किलोमीटर है ये, तो इसलिए 1000 × 1000 करेंगे तो 10⁶ आएगा। तो ये हो गया 1 मीटर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल, इवेपोरेशन एंड ऑफन रन ऑफ वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेप्थ ओवर द कैचमेंट। हम इस वाटर बजट को डेप्थ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, वाटर बजट को P माइनस कैपिटल R माइनस कैपिटल G माइनस E माइनस T इज इक्वल टू डेल्टा S। क्यों, क्योंकि हमारा इवेपोरेशन भी हो रहा होगा, E मीन्स इवेपोरेशन भी हो रहा होगा, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होगा, है ना। ये चेंज इन स्टोरेज है, ये प्रेसिपिटेशन है, ये क्या है सरफेस रन ऑफ है, ये क्या है नेट ग्राउंड वाटर आउट ऑफ द कैचमेंट, नेट ग्राउंड वाटर फ्लो है ये। तो इवेपोरेशन को भी हमको मेजर करना पड़ेगा ना, ट्रांसपिरेशन को भी हमको मेजर करना पड़ेगा, तब एक्यूरेसी हमारी आएगी। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं समझ में आ रही है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन मास स्टोरेज। यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है मास इनफ्लो हम कैसे लें, मास आउटफ्लो हम कैसे लें, बट यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन पता है हमें, कितनी बारिश हुई, कितनी रेनफॉल हुई, ठीक है। सरफेस रन ऑफ कितना हुआ ये भी हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रीम की डेप्थ से, है ना। ग्राउंड वाटर, नेट ग्राउंड वाटर फ्लो आउट ऑफ द कैचमेंट, ये नेट ग्राउंड वाटर फ्लो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते कितना नेट ग्राउंड वाटर फ्लो हुआ, पर हम मेजर कर सकते हैं कितना रन ऑफ है और कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। इसका माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राउंड वाटर कितना स्टोर हुआ, सॉरी ये प्रेसिपिटेशन टोटल है, इसमें इवेपोरेशन भी है और ट्रांसपिरेशन भी है, तो इसलिए हम इससे इसको माइनस करके ये नहीं ला सकते। अब आगे सीखेंगे हम ग्राउंड वाटर कैसे निकालें। तो अभी तो हम सिर्फ ये टर्म जान लें कि इवेपोरेशन तो पता है आपको, ट्रांसपिरेशन भी पता है। तो वेयर ये डेप्थ के टर्म में P इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, R इज इक्वल टू क्या है सरफेस रन ऑफ, G इज इक्वल टू क्या है नेट ग्राउंड वाटर। तो ये हमारी सारी टर्म हमने देखा। अब द स्टोरेज एस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो स्टोरेज एस है वो 3 कंपोनेंट इसमें कंसिस्ट है। जैसे डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एस एस प्लस डेल्टा एस एस एम प्लस डेल्टा एस जी। तो एस एस क्या है यहाँ पे, एस एस क्या है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
S इज इक्वल टू एस एस प्लस एस एस एम प्लस एस जी। अब यहाँ पे एस एस क्या है, वेयर एस एस इज इक्वल टू सरफेस वाटर स्टोरेज, सरफेस वाटर स्टोरेज मीन्स सरफेस पे कितना वाटर स्टोर हुआ है, सरफेस डिप्रेशन है कहीं पे, है ना, तो वहाँ पे कितना स्टोर हुआ है। एस एम क्या है, वाटर इन स्टोरेज एज सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में कितना स्टोर हुआ है ना। ये क्या है, एस द स्टोरेज एस, ये क्या है, द स्टोरेज एस कंसिस्ट ऑफ, तो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर में कितना स्टोर हुआ है, सॉइल के पोर्स में वहाँ पे स्टोर होता है वाटर। फिर है एस जी, एस जी मीन्स क्या होता है, वाटर इन स्टोरेज एज ग्राउंड वाटर। ये हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के टर्म में है, ये किसके टर्म में है, वॉल्यूम के टर्म में है। सॉरी मैंने आपको अभी जो बोला था कि ये डेप्थ के टर्म में है, ये वॉल्यूम के टर्म में, सॉरी। तो इसके बाद हम डेप्थ के टर्म में एक सिंपल इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगा, रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ माइनस लॉस, मीन्स आर इज इक्वल टू पी माइनस एल। एल क्या है, लॉस, वाटर नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन। इसको हम डिटेल में जानते हैं क्या होता है। आर इज इक्वल, एल क्या है यहाँ पे, लॉसेस है, वाटर नॉट, ये क्या हो जाएगा, रन ऑफ, ये क्या है, रन ऑफ है, क्या है ये, रन ऑफ इज इक्वल टू, रन ऑफ कैसे निकलेगा, जब बारिश हुई रन ऑफ कैसे निकलेगा, जितनी बारिश हुई और जितना लॉस हुआ, टोटल हम रेनफॉल में से, टोटल प्रेसिपिटेशन में से यदि लॉस को हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, रन ऑफ। आप लोग भी नहीं बताते हैं, ये क्या है, रेनफॉल माइनस लॉस, ठीक है। जितनी रेनफॉल हुई उसमें से अगर लॉस को माइनस कर देंगे तो रन ऑफ कितना हो रहा है ये पता चल जाएगा ना। रन ऑफ मैंने पढ़ा चुका हूँ क्या होता है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो लॉसेस, अब लॉसेस किस किस टाइप से लॉसेस होंगे, एक तो इवेपोरेशन से होगा, ट्रांसपिरेशन से होगा, ठीक है। इन्फिल्ट्रेट कर गया वाटर ग्राउंड के अंदर, उससे लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेट कर गया तो रन ऑफ के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा वो वाटर, तो उसको हम लॉस ही मानेंगे, ठीक है। इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट।